हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉमर्स वाले प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं नितिन गुरु आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे विज्ञान इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक बेहतरीन टीम काफ़ी टाइम से नियर अबाउट 6 to 8 मंथ से आपके लिए मेहनत कर रही है, कंटिन्यूसली लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रही है। तो बेटा अब हम आपके लिए चैप्टर चालू करने वाले हैं। मैं जो आज का चैप्टर चालू करने वाला हूं मेरा एनपीओ है, ठीक है। इस बार मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। आपके हर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे इस तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए। जैसा कि आपको पता होगा फ्यूचर में भी ये चैप्टर आपको बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो आ जाता है बेटा एनपीओ। बेटा एनपीओ ठीक है। यहां से बेटा एन स्टैंड फॉर नॉन, पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस मैं कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहता हूं एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। अगर बेटा इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो इनका ऑब्जेक्टिव है क्या। तो बेटा आपसे 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटे इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, क्लियर है, या फिर आप सोशल सर्विस कह सकते हैं, ठीक है। आपको मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से, ठीक है। अब मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं। भगवान की दुआ से मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा, मुझे पैसे की इच्छा नहीं है और, ठीक है। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी सोसाइटी के बच्चों के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, ठीक है, विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, बिना पैसे कमाए, ठीक है। तो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका रूप ले लेगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ले लेगी, ठीक है। तो एनपीओ जो होती है हमारी बेटा, एनपीओ जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के लोगों की स्किल्स को, टैलेंट को, नॉलेज को, क्रिएटिविटी को, कल्चर को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। इन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में सुनिएगा, एनपीओज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन, बेटा नोट कर लीजिएगा, एनपीओज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट टैलेंट, नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिविटी, कल्चर इन द सोसाइटी विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। मतलब जहां पर ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को बढ़ावा देती है, टैलेंट को, नॉलेज को, स्किल्स को, क्रिएटिविटी को, विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। मैं एक टीचर हूं, जैसा कि आपको पता है अकाउंटेंसी। अब मेरे पास पैसा बहुत है, अब मैंने सोचा कि अब मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो मैंने क्या करा, अपने इंस्टीट्यूट, विज्ञान इंस्टीट्यूट पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चालू कर दिया। तो बेटा जो मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू करा तो इससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और क्या है, मैंने बिना पैसे कमाया, बिना पैसे कमाए मैंने पढ़ाया, मतलब कोई फी वगैरह नहीं ले रहा हूं मैं, विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। ये भी एक एनपीओ हो गई, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर। मान के चलिएगा बेटा सचिन तेंदुलकर जैसे मैंने बोला तो आपके माइंड में सीधा आया क्रिकेट माइंड में आया, ठीक है। जैसे सचिन बोलते हैं तो सीधा हम क्रिकेट से बिलोंग कर देते हैं। रीजन, सचिन इज द फेमस क्रिकेट प्लेयर, राइट। तो बेटा अब सचिन ने क्या सोचा, सचिन के पास पैसा बहुत कुछ हो गया, बहुत पैसा कमा लिया। अब सचिन ने सोचा कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो बच्चे अपना कैरियर क्रिकेट के अंदर बनाना चाहते हैं लेकिन वो किसी कारणवश फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो अपना कैरियर नहीं बना पाते, तो सचिन ने एक एकेडमी ओपन करी और उसमें सभी इंटरेस्टेड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिकेट खेलना सिखाता है।
तो इससे क्या होगा कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी के लोग हैं, उनके अंदर क्या बढ़ेगी, क्रिकेट का जो टैलेंट है वो उनके अंदर आ जाएगा। विदाउट अर्निंग प्रॉफिट कर रहा है सचिन तेंदुलकर, ये भी एक एनपीओ हो गई। आई होप आपको एनपीओ का मतलब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा, एनपीओ की फुल फॉर्म क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं बेटा आप, या फिर नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल दें। ठीक है, नाम इंडिकेट कर रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव बताया मैंने आपको, सोशल वेलफेयर, समाज के भले के लिए, और इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल प्रोवाइड कर दिए। राइट, अब देखते हैं बेटा जो एनपीओज होती है इनके अकाउंट, मतलब भाई एनपीओज है, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है बेटा आप जैसे अकाउंट पढ़ रहे हैं तो सर इसमें अकाउंट्स का लॉजिक होगा या नहीं होगा, ये कोई खाते अपने तैयार करेंगे नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ही कमाती है उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनके भी खाते तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? अकाउंट्स ऑफ एनपीओज इंक्लूड, जो हमारी एनपीओज ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके खातों में क्या क्या होता है। तो बेसिकली बेटा यहां पर हम जो तैयार करने वाले हैं, एक तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, देखेंगे ध्यान से, ये कुछ स्ट्रक्चर होगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है शुरू के 4-5 क्वेश्चनों में बुक में। लेकिन जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है, जो फुल फ्लैश क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, उसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एज ए क्वेश्चन मिलेगा। जैसा कि आपको याद होगा 11th क्लास में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट, तो आपको ट्रायल बैलेंस मिलता था। सिमिलरली यहां पर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मिलने वाला है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर? अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से बेटा हम तैयार करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। राइट, जब आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा, फिर इसकी हेल्प से हम बनाएंगे बेटा जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप जानते ही हैं, विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन केस ऑफ एनपीओज वी कैन से दैट बैलेंस शीट is a statement which show the financial position of NPOs. Clear? Balance sheet. लेकिन बेटा आप एनपीओ के केस में जो बनाएंगे 2 बैलेंस शीट बनाएंगे। कितनी बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा जी आप? 2 बैलेंस शीट। ठीक है, एक होती है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, सेकंड वन क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखने को मिलता है, व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ एनपीओज। ठीक है, ये अकाउंट, व्हाट आर द अकाउंट्स ऑफ एनपीओज इंक्लूड, मतलब एनपीओज जो होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उनके कौन कौन उसके अकाउंट जो होते हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्लियर है, तो आप 1 मार्क्स इजिली ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट से भी एक क्वेश्चन बनता है। बेटा जी क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से, कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों तैयार करते हैं। क्वेश्चन आया होगा माइंड में। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए तैयार की जाती है, जो हमारी एनपीओज है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कैपिटल फंड जानने के लिए। क्लियर है? जैसे हम पीओ के केस में, पीओ मतलब बेटा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, जहां पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है, जो हमारे लास्ट के चैप्टर थे 80-90। ठीक है, तो वहां पे वो थी हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना ही होता है। क्लियर है? अब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर है।
तो यहां पे दो बैलेंस शीट दिखाई दे रही है आपको। तो अगर आपसे कोई पूछता है ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों तैयार की जाती है, तो बेटा जी आप एक अच्छा सा सुंदर सा आंसर देंगे, टू नो द कैपिटल फंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टू नो कैपिटल फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे आप कैपिटल फंड को ध्यान रखेंगे, या फिर इसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन कि कैपिटल फंड इज डिटरमाइंड, फिर डैश दे रखा है, ऑप्शन ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, इन कैपिटल फंड इज डिटरमाइंड इन डैश, ऑप्शन ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑप्शन बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन सी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ऑप्शन डी ओपनिंग बैलेंस। आंसर क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर? या एक चीज और आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, अभी से ध्यान रखिए, आपके मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, क्योंकि आपके जो आगे के बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर बेटा जी आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड गिवन है तो बेटा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी। अभी तो मैंने आपको बताया केवल ओपनिंग बैलेंस शीट बना ही इसलिए जाती है कैपिटल फंड निकालने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है तो व्हाई वी प्रिपेयर, देयर इज नो एनी नीड टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, फिर मैं वंस अगेन आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे आता हूं। बेटा रिसीट का मतलब कुछ भी नहीं है, बड़ी ही हिंदी भाषा में बता देता हूं मैं आपको। रिसिप्ट का मतलब पैसा आया तो रिसिप्ट, पैसा गया तो पेमेंट। अगर बेटा आपके पास पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप रिसीट साइड लिख देंगे, और आपको लग रहा है कि पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, तो बेटा पैसा जा रहा है, पेमेंट साइड जाएगा। सही है। सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा, पैसा आएगा, रिसीट साइड लिख देंगे। क्लियर है। कमीशन रिसीव, रिसीट साइड लिख देंगे। रेंट रिसीव, रिसीट साइड लिख, वेरी इजी। ओके, बहुत ज्यादा ही आसान है ये। ठीक है, तो आई होप मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब समझा पाया हूं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जितनी भी रिसीट्स होती है वो हमारी रिसीट साइड लिखी जाती है, और जितनी पेमेंट होती है वो पेमेंट साइड लिखी है। इतनी पैसा आया तो रिसीट साइड, पैसा गया तो पेमेंट साइड। ठीक है, तो बेटा जो आपने 11th में ध्यान रखना है कि बेसिकली एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। वहां पे आपने दो अप्रोच पढ़े होंगे, एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। तो बेटा एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड टू ऑल एसेट्स, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, फर्म, कंपनी, एंड नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट्स। क्लियर। तो बेटा अगर आपसे यह पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, अगर आपसे बोर्ड, ठीक है, एग्जामिनर ये पूछता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, तो बेटा जी इसका नेचर रियल अकाउंट है। आंसर क्या होगा बेटा? रियल अकाउंट। ऐसे याद रख सकते हैं, आर से रिसीट एंड पेमेंट, आर से रियल। ठीक है जी। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जस्ट अभी मैंने बताया कि इनकम्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस हमारे कहां थे। ठीक है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। तो अगर आपसे कोई पूछता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है, तो बड़ा ही सुंदर सा आंसर है इसका, आप सब के मन में आ चुका होगा, आप अच्छे से 11th पास करके आए हैं सभी। नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड क्लास। ठीक है, एक चीज और याद कराना चाहता हूं मैं साथ साथ आपको इसके साथ। जब आप 11th क्लास में थे तो आपने चैप्टर 4 पढ़ा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, याद आया होगा। ठीक है, तो रिसीट वहां पे देखा था आपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली देयर आर 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
फर्स्ट वन एक्रूअल बेसिस, सेकंड वन कैश बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है कहती है अगर कैश रिसीव हुआ तो डेबिट और कैश गया तो क्रेडिट। इट मींस ओवरऑल इन फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर केवल कैश की ट्रांजैक्शन होगी तो कैश बेसिस में लिखी जाएंगी। अगर कैश आया या कैश गया तो उस सिस्टम जहां पे इस तरह की ट्रांजैक्शन लिखी जाती है केवल कैश की ट्रांजैक्शन, उसे कहते हैं कैश बेसिस। ठीक है, विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश बेसिस ट्रांजैक्शन। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है हमारा कैश बेसिस प्रिपेयर होता है। ठीक है, एक होता था बेटा एक्रूअल बेसिस, जहां पर हम दोनों की दोनों ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। कैश बेसिस जहां पे केवल नगद की ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, कैश आया तो लिख लिया जाएगा, कैश गया तो लिख लिया जाएगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस में दोनों लिखी जाती हैं, नगद की भी और उधार की भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, फर्नीचर सोल्ड किया राम को उधार पे, सोल्ड फर्नीचर टू राम ऑन क्रेडिट। तो एज पर कैश बेसिस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बट इन केस ऑफ नो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी रिकॉर्ड बोथ ट्रांजैक्शन, वेदर इट इज कैश और क्रेडिट। चाहे वो कैश की ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो फिर आपकी उधार की ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो। इसे बोलते हैं एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। ठीक है, एक और डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूं मैं इन दोनों के बीच में, रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहां से भी बेटा क्वेश्चन मिलता है आपको, 1 मार्क्स का भी मिल सकता है और 3 मार्क्स का भी मिल सकता है। ठीक है, जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है बेटा, ये तीनों ईयर की ट्रांजैक्शन लिख लेता है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, तीनों साल की ट्रांजैक्शन। चाहे कोई सी भी हो, पैसा कोई से भी साल का कभी भी मिला हो, कैसे भी मिला हो, ये लिख लेता है। कौन? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, तीनों ईयर की ट्रांजैक्शन लिख लेता है ये। मान के चलिए बेटा, आपको मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं, हमारे जो अकाउंट्स है बेटा स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को, खत्म होते हैं 31 मार्च 2021 को। ठीक है, ओपनिंग डेट हमारे पास 1 अप्रैल 2020 है और क्लोजिंग डेट हमारे पास 31 मार्च 2020 है। ठीक है, अब ये हमारी ओपनिंग डेट है, ये हमारी क्लोजिंग डेट है। तो बेटा ये ईयर हमारा कौन सा हुआ? 2020 और 21। क्लियर है, ये हमारा ईयर हुआ। ठीक है, लेकिन इससे पिछले ये हुआ हमारा करंट ईयर। इससे नेक्स्ट ईयर कौन सा है बेटा? 2021 2022, इसे बोलेंगे बेटा नेक्स्ट ईयर, अगला साल। 2019 2020, इसे बोलेंगे बेटा प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर, पिछला साल। जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट है बेटा, वो तीनों के तीनों ईयर में अगर कोई पैसा मिला है, तीनों के तीनों ईयर से पैसा बिलोंग करता है, वो लिख लेगा। लेकिन जब आती है हमारी बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो किसे लिखेगा बेटा? केवल करंट ईयर ट्रांजैक्शन। क्लियर है? ठीक है, आपको मैंने यहां पर देखिए ध्यान से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ डिफरेंस क्लियर कराए हैं, सुनिए ध्यान से। पहला डिफरेंस है बेटा कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर नॉमिनल है। सेकंड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैश बेसिस पे तैयार किया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे तैयार किया जाता है। थर्ड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम तीनों ईयर की ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। बट इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी रिकॉर्ड करंट ईयर ट्रांजैक्शन, करंट ईयर की ट्रांजैक्शन लिखेंगे। क्लियर है?
एक दो डिफरेंस हो रहा है, आप सुन लीजिए बेटा। जो ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, ठीक है, बेसिकली। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट नहीं बनता। इट मींस वी कैन सी दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? एक और है बेटा, जो इसका हमारा रिजल्ट होता है, आप बैलेंसिंग जानते होंगे, कॉमर्स के बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कॉमर्स के बच्चे हैं। जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं अकाउंट की, तो बेटा जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसकी बैलेंसिंग होती है, जो भी बैलेंसिंग आती है तो सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है। जैसे नेट प्रॉफिट या लॉस आता था ना, यहाँ पे डेफिसिट लॉस के लिए यूज करा है मैंने वर्ड, और सरप्लस प्रॉफिट के लिए यूज करा। बट लेकिन यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट केस में कोई बैलेंसिंग नहीं होती है, ठीक है। रिसीट जो मैंने आपको अभी बताया था पीछे बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये जो रिसीट्स होती हैं बेटा, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीट्स। ये आपने 11th में पढ़ा होगा अच्छे से। मैंने आपको बताया बेटा रिसीट्स क्या होता है। अगर आपको पैसा आता हुआ नजर दिखाई दे रहा है तो बेटा रिसीट है, पैसा आया तो रिसीट, ठीक है। लेकिन पैसा भी बेटा दो तरीके से आता है। अगर वो अकाउंटिंग ईयर में कई बार आ जाता है, 2 बार से ज्यादा, ठीक है, तो वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। और अगर कभी कभार आ जाता है, या सिर्फ साल में एक बार आ जाता है, या फिर कई कई सालों में एक बार आता है, वो होती है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। पैसा आया रिसिप्ट है। एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं मैं आपको, सुनिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी प्रॉपर्टीज, अपने बहुत सारे रूम रेंट पे लोगों को दे रखे हैं, आप एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, राइट। अब आपको जो रेंट मिलता है अपने टेनेंट से, किराएदारों से, वो जो किराया मिलता है आपको हर महीने मिलता है, ठीक है बेटा। नॉर्मली किराया महीने का ही मिलता है या नहीं मिलता है? तो किराया जो होता है मंथली होता है हमारा। तो इस तरीके से ये एक अकाउंटिंग ईयर में कितने बार मिल जाएगा बेटा? 12 बार। तो ये बेटा क्या हुआ, 12 बार मिल गया। तो रेकरिंग नेचर हो गया इसका। कैसा नेचर हो गया? रेकरिंग। जो बार बार पैसा मिलता है उसे बोलते हैं रेकरिंग। ये रेकरिंग इन नेचर होता है, रेकरिंग इन नेचर, बार बार। आपके लिए लिख देता हूं मैं। अगर हमें पैसा बार बार मिलता है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो बेटा वो होती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ईटीसी, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको पैसा कभी कभार मिला है, फिर अकाउंटिंग ईयर में एक बार ही मिला, या फिर काफी टाइम बाद मिलता है कभी कभार, उसे बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट। नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग इन नेचर। ये क्या होती है? नॉन रेकरिंग, जो कभी कभी होती है, जो पैसा हमें कभी कभी मिलता है, ठीक है। आपकी एक क्या थी बेटा? बिल्डिंग थी। मान के चले बेटा एक आपकी बिल्डिंग थी 2 करोड़ रुपए की, ठीक है। आपने उसे बेच दिया। मेरा आपसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपके पास पैसा आया होगा या गया होगा जब आपने अपनी बिल्डिंग को बेचा। यू सोल्ड अ बिल्डिंग फॉर 2 करोड़ रुपीस इन कैश, तो आपके पास पैसा आया या गया? आया। और जब पैसा आया तो ये बन गई रिसिप्ट, ये बन गई आपकी रिसिप्ट, क्लियर है। लेकिन केवल इतना जानने से ही काम नहीं चलेगा कि ये रिसिप्ट है, हमें ये भी जानना होगा कि रिवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों बेटा? आगे आप अकाउंटिंग करेंगे इनकी, एनपीओ की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहां पे बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। तो ये रिसिप्ट कंफर्म हो गई। क्या बिल्डिंग रोज रोज बेची जाती है? एक नॉर्मल वे, एक लेमैन के हिसाब से बताइए, एक आम आदमी के हिसाब से बताइए, जो बिल्डिंग है उसको बेच के जो पैसा मिलता है, क्या ये रोज रोज होता है? क्या हर महीने होता है? क्या हर 2 महीने में होता है? तो बेटा कभी कभी का केस होता है।
इससे जो पैसा आया वो हमारा हुआ बेटा कैपिटल रिसिप्ट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मैंने फिक्स एसेट्स इसलिए लिख दिया बेटा, कोई भी फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, ये रोज रोज बेचे नहीं जाते और इनसे जो पैसा प्राप्त होता है उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। और रोज रोज पैसा प्राप्त नहीं होता, कभी कभी होता, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गई। अगर रिसिप्ट हमारी नॉन रेकरिंग नेचर की है तो कैपिटल रिसिप्ट, और अगर हमारी रिसिप्ट रेकरिंग नेचर की है तो रिवेन्यू रिसिप्ट। इट इज क्लियर? ठीक है, ठीक है। आप साथ साथ बेटा क्या ध्यान रखेंगे कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट है उनको रिकॉर्ड किया जाता है बेटा जी इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड। बेटा नोट्स बना लीजिए, बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सुनने से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे और उन्हें एक बार रिवाइज करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर की वेटेज मैं बता दूं बेटा, 10 मार्क्स की वेटेज है बोर्ड में। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक 3 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6, 3, 1 टोटल हो गया 10। ठीक है ना, तो 10 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो बेटा जो रिवेन्यू रिसिप्ट है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, कहां रिकॉर्ड होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड। कहां पर बेटा जी? इनकम साइड। ठीक है, अभी मैं वैसे से एक्सप्लेन करूंगा एक बार और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। ठीक है, और जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है बेटा वो रिकॉर्ड होती है बेटा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आप लिख सकते हैं बैलेंस कैपिटल रिसीट्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। रिवेन्यू रिसीट्स आर रिकॉर्डेड इन इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिवेन्यू रिसिप्ट को हम इनकम साइड लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कैपिटल रिसिप्ट को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्लियर है? ये हमारा साथ साथ डिफरेंस भी तैयार हो गया और हमने रिसिप्ट को अच्छे से जान भी लिया। यहां भी कहीं ना कहीं संभावना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट? रेंट रिसीव, कैपिटल रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सेल ऑफ। आंसर क्या होगा बेटा? सेल ऑफ। किसी भी फिक्स एसेट्स का नाम दे सकता है, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीन। ठीक है ना, समझ रहे ना आप? या फिर ऐसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट? कौन सी इनमें से कैपिटल रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? ऑप्शन ए ये रखा ये तो है, ऑप्शन बी ये रखा ये तो है, ऑप्शन सी ये रखा ये तो है, ऑप्शन डी सेल ऑफ फर्नीचर फिक्स एसेट, मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक है, सुना ध्यान से, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना भी ध्यान से जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता हूं बेटा मैं पेमेंट्स पे। हेडिंग डालिए पेमेंट्स। आप अच्छे समझ में आया होगा ये? ठीक है, रिवाइज जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो बेटा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ये हमारी पेमेंट्स, पेमेंट्स का मतलब आप बस इतना जान लो बेटा, पैसा जाना। अगर आपका पैसा जा रहा है, आपके पास से अगर आपका पैसा जा रहा है तो वो आपकी पेमेंट है। ठीक है, पैसा जाना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा बेटा। इट डजेंट मैटर कि लैंग्वेज क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है, मैटर ये करता है कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, मेरा विश्वास इस चीज पे है। आप ये जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, आप सवाल अच्छे से कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप बेसिकली बस इतना जानिए कि पैसा, ठीक है, पैसा जा रहा है तो पेमेंट, पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, किराया दिया, पैसा जाएगा। परचेज अ कंप्यूटर, आपने एक कंप्यूटर खरीदा, पैसा जाएगा। ठीक है, तो पैसा जाएगा तो ये क्या हो गई हमारी पेमेंट। लेकिन पेमेंट के साथ साथ बेटा जी आप इतना भी जान लीजिए
कि पेमेंट भी हमारी कितने तरह की होती है? 2। आपके मन में कुछ बच्चों के तो मन में पहले ही आगे आगे चल गया, आप क्या करने वाले हैं सर जी, गुरुजी क्या करने वाले, समझ में आ गया। जैसे रिसिप्ट में करा था वैसे पेमेंट में करने वाले हैं। तो बेटे रिवेन्यू पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो रेकरिंग इन नेचर होती हैं, जो साल में बार बार दी जाती हैं या पे की जाती हैं। रेकरिंग इन नेचर, अगर बेटा ये रेकरिंग इन नेचर है, जो बार बार दी जाती है, जो बार बार खर्चे होते हैं, जिन पे बार बार पैसे जाता है, वो हमारी रिवेन्यू पेमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, किराया दिया, सैलरी पेड, आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, हर महीने दे दी होगी, कमीशन पेड, ठीक है, आ रही कहानी, समझ में नहीं आ रही है, ETC, ठीक। और बेटा जो रिवेन्यू पेमेंट्स होती है इनको हम लिखते हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, कहां पर? इनकम साइड। क्लियर? कंपैरिजन करते हैं, ये रिवेन्यू पेमेंट है तो अगली क्या होगी बेटा जी? कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। क्लियर है? कैपिटल पेमेंट में क्या है बेटा? इनका जो नेचर है वो है नॉन रेकरिंग। क्या नेचर है इनका? नॉन रेकरिंग इन नेचर। इनका जो नेचर होता है नॉन रेकरिंग होता है, जो पेमेंट कभी कभी की जाती है, जो पैसा हमारी जेब से कभी कभी जाता है, जिन चीजों के लिए उन्हें कहते हैं कैपिटल पेमेंट। क्लियर है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, फॉर एग्जांपल फर्नीचर ले लेते हैं, मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का। फर्नीचर एक फिक्स एसेट्स है या नहीं है? अब ये जो पैसा गया, इस तरह का पैसा मेरी जेब से बार बार जाएगा बेटा, कभी कभार जाएगा फर्नीचर। क्या मैं फर्नीचर हर महीने खरीदूंगा अपने कोचिंग के लिए? नहीं। क्या हर 2 महीने में खरीदूंगा? ठीक है, तो बेटा ये ऐसा खर्चा तो जो कभी कभी होता है, जो अकाउंटिंग ईयर में रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होगा तो एक बार हद से हद। ठीक है, जो कभी कभार खर्चे होते हैं। तो समझ में आया होगा? जो हमारी कैपिटल पेमेंट्स हैं हम इन्हें लिखते हैं बेटा बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट्स साइड, ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, आप अपने अच्छे फेयर से नोट बनाइए और इन्हें पढ़िए। आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। ये हमारा चैलेंज है, ये हमारी टीम विज्ञान इंस्टीट्यूट का चैलेंज है, जो हमारी यहाँ पर सारी ही टीम है, बहुत ही बेहतरीन टीम है। ठीक है ना, नोट साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, अब मैं इसे रफ करूँ बेटा जी। अब देखेंगे आप फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आप देखेंगे अब बेटा जी फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो शुरू के क्वेश्चन है आपके वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ही हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्लियर? ये रिसीट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट, क्लियर? ठीक है, सबसे पहले आप रिसीप्ट साइड में बैलेंस बीडी लिख देंगे। बैलेंस बीडी मतलब बेटा ओपनिंग बैलेंस। किस चीज का बेटा? बैलेंस बीडी तो आप सब जानते हैं, बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं, बट किस चीज का? कैश या बैंक या दोनों में से कोई भी हो, जो उनका 1 अप्रैल को बैलेंस होगा, ओपनिंग डेट को जो बैलेंस होगा हमारे पास, उसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड बेटा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 को है, तो ओपनिंग डेट ये हो गई। तो इस डेट को हमारे पास जो भी कैश या बैंक होगा उसे बैलेंस बीडी बोला जाएगा।
क्लियर है? ये अमाउंट है, ये साइन जो आपके अमाउंट के लिए रिप्रेजेंट करा जा रहा है। जब आपने बैलेंस बीडी इधर लिखा तो बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड लिख देंगे, बैलेंस सीडी, ठीक है। क्लोजिंग कैश ओब्लिक बैंक, या फिर बेटा दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। जो 31 मार्च 2021 को, मतलब क्लोजिंग डेट को जो एनपीओ के पास कैश या बैंक के रूप में पैसा होगा वो हमारा बैलेंस सीडी कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। इसके बाद आपको बताया था रिसिप्ट्स। रिसिप्ट कितने तरह के बेटा? 2। जितनी भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो सारी लिख देंगे। आपको मैंने समझा ही दिया है शॉर्ट में, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं बुक में इतनी बड़ी लिस्ट दे रखी है जी, रिवेन्यू भी मिक्स दे रखे हैं, कैपिटल भी मिक्स दे रखे हैं, बहुत बड़ा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखा रखा है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट ही पता लग गया, रिवेन्यू रिसिप्ट क्यों लिखूं मैं रेंट रिसीव अलग, क्यों लिखूं मैं सैलरी रिसीव, क्यों लिखूं मैं इंटरेस्ट रिसीव बेटा, तो आप केवल इतना समझिए, रिवेन्यू रिसिप्ट सारी, जितनी भी रिवेन्यू रिसिप्ट होंगी सारी आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। ऑल आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं, ये लीजिए, ऑल लगा देते हैं इसके आगे, ऑल रिवेन्यू रिसिप्ट, जितनी भी रिवेन्यू रिसिप्ट होंगी सारी लिख देंगे। क्लियर है? और जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट होंगी वो भी लिख देंगे। रिसिप्ट साइड है ना, चाहे बार बार पैसा आ रहा हो चाहे कभी कभार, एक साथ लिखा जाएगा इस अकाउंट में। तो ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर है बेटा जी? यहां पे पेमेंट्स, ऑल रिवेन्यू पेमेंट्स, ऑल कैपिटल पेमेंट्स। बेटा ऑल का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अब मैं रिवेन्यू रिसिप्ट मैंने यहां रिवेन्यू पेमेंट मैंने यहां लिख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं रेंट पेड अलग से लिखूं, कमीशन पेड अलग से लिखूं, इंटरेस्ट पेड अलग से लिखूं, ठीक है, सैलरी पेड अलग से लिखूं। तो मैंने ऑल लिख दिया, जितनी भी होंगी सारे लिख देना बेटा। और कैपिटल पेमेंट हो या रिवेन्यू पेमेंट हो लिख देंगे आप पेमेंट साइड। क्लियर है? बैलेंसिंग करेंगे, टोटलिंग होगा। इसका बैलेंसिंग वैसे होता नहीं है कुछ, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर सकता है बेटा, 6 चीज है आपके पास, 6 में से अगर मैं इसको गायब कर दूं, मैंने आपको दे दिया रिवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट और बैलेंस सीडी दे दिया, और रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल सीडी, क्या बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाल सकते हैं क्या? या फिर उल्टा कर दीजिए, मैंने आपको बैलेंस बीडी दे दिया, रिवेन्यू पेमेंट दे दी, रिवेन्यू रिसिप्ट दे दी, कैपिटल रिसिप्ट भी दे दी, रिवेन्यू पेमेंट्स भी दे दी, कैपिटल पेमेंट भी दे दी। इसको फाइंड करवाने के लिए बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। तो 6 में से किसी को भी फाइंड करवा सकता है बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बेटा आप जो भी इसके क्वेश्चन है, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड, उन्हें ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आप इस फॉर्मेट की हेल्प से उन्हें सभी को, शुरू के हमारे 3-4 क्वेश्चन जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ही दे रखे हैं हमारी बुक में, तो बेटा आप उन सभी को सोल्व कर पाएंगे, और प्लस जो इलस्ट्रेशंस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की उनको भी कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। और हमारी जो टीम है, ठीक है, आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ लगातार प्रयास कर रही है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।